हम हॉरिजन ग्रुप के एक बहुत बड़ी सहयोगी, बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड्स और मेरे लिए एक बहुत रिस्पेक्टेड छोटी बहन डॉक्टर श्वेता अग्रवाल का मैं वेलकम करता हूं। बहुत शानदार केस है और बहुत जाना हुआ केस है मेरा, तो आइए केस को सीखते सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेलकम मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एचएसएच की तरफ से सबको वेलकम करती हूँ, सबने जिन्हें ज्वाइन किया है। सबसे पहले ट्रिब्यूट टू द लेजेंड मास्टर डॉक्टर हनुमान, जिनकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ पे हैं, जिन्होंने हम सबकी लाइफ में एक नई दिशा दी है। तो सबसे पहला ट्रिब्यूट, सबसे डीप ग्रेटिट्यूड मैं अपने मास्टर डॉक्टर हनुमान सर को देना चाहूंगी। और सारे जितने भी मेंटर्स जिनसे मैं सीख रही हूँ और हमारे कलीग्स ग्रुप के, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिनसे हमें कॉन्फिडेंस आता है वो पेशेंट्स, तो उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड कहूंगी। गुरु नानक जी ने कहा है, लेट नो मैन इन द वर्ल्ड लिव इन डिल्यूजन, विदाउट अ गुरु नन कैन क्रॉस ओवर टू द शोर। मतलब अगर किनारा पार करना है तो कोई भी इंसान ये डिल्यूजन, मतलब सर ने भी डिल्यूजन बोला है कि ये उसमें ना रहे, भ्रम में ना रहे कि वो खुद कर सकता है, वो खुद अकेला किनारा पार कर सकता है। ऐसा नहीं है, हमें जरूर एक गुरु की जरूरत होती है। और मेरी इस जर्नी में जितने भी सारे गुरुज हैं उन सबको मेरा ग्रेटिट्यूड। और अब मैं आपको केस बताती हूँ। ऑलमोस्ट सबने केस पढ़ा है। मैंने स्पेशली फील ऑफ द पेशेंट जानने के लिए ऑडियो भी डाला था, तो शॉर्ट में मैं केस बता देती हूँ कि ये एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल लेडी का केस है, जिनको एंग्जाइटी और पाल्पिटेशन हो रहा था कुछ दिनों से, और ये इतना ज्यादा हो रहा था कि वो अपने आप को मतलब परेशान हो गई थी। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था मेरा यूट्यूब वीडियो देख के। एक्चुअली पहले उन्होंने सीनियर डॉक्टर से भी लिया था, बट समहाउ उनको ठीक नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर उनका मैंने पूछा कि बताइए आपको क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला, नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे ना बहुत एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी अटैक आया था मुझे कुछ दिनों पहले, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस फूट फूट के रो, मतलब पूरा शरीर कांपता था। मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, और ऊपर से एंग्जाइटी वगैरह, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मतलब ये समझ लो डॉक्टर साहब कि मेरा दिन का चैन और रात की नींद सब कुछ हराम हो गया है। मतलब हर जगह पे, बॉडी के हर एक उस पे मुझे पाल्पिटेशन होता है, जहां भी हाथ लगाऊं वहां पे पाल्पिटेशन, धक 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 धक, जैसे कुछ हो जाएगा या कुछ होने वाला है, या मतलब बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ मैं। और उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ कि मत परेशान हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट ये मेरा मन मानने को ही तैयार नहीं, पता नहीं एंग्जाइटी खत्म ही नहीं हो रही है। और उन्होंने एक चीज ये बोली कि जैसे मैंने उनका आईपीआर पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि पेशेंट है और उनका सन, एक लौता एक बेटा है जो उनके साथ रहता है। बेटी की शादी हो चुकी है और हस्बैंड जो है उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। तो जब उन्होंने हस्बैंड के बारे में बताया, तब उन्होंने ये सब बताया था कि कोरोना में उनको ये तकलीफ थी, ये तकलीफ थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हम हॉस्पिटल गए। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि पेशेंट ने बहुत डिटेल में बताई थी। फिर ये चीजें हुई और उन्होंने ये बोला कि जब कोरोना में, जब मैंने पूछा था उनको कि हस्बैंड की डेथ का कुछ आपको, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जैसे कोरोना में मैंने अपने आप को यही समझाया कि देखो कितने सारे लोगों के साथ हुआ है ना, तो बहुत सारे लोगों के साथ अगर कोई चीज होती है तो वो चीज मैं बियर कर लेती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ मेरे साथ होती ना तो फिर मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मुझे लगता है कि क्यों मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, फिर उसके आगे फिर मैंने पूछा कि अच्छा अभी आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो अभी क्या हुआ, मतलब। तो जैसे ही मैंने पूछा कि ये अभी थोड़े दिन से हो रही है ना, तो क्या हो गया, तो वो सुन के एकदम से वो रो पड़ी, एकदम मतलब रोने जैसी हो गई। फिर मैंने उनको बोला थोड़ा अपने आप को संभालो। फिर उन्होंने थोड़ा संभाला अपने आप को, पानी वानी पिया। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा जो है, जो इकलौता बेटा जो मेरे साथ रह रहा है, उसकी ना अभी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। अब उसके बाद मेरे भाइयों के साथ थोड़ी अनबन हो गई। तो और रिश्ते जो है वो मेरी कमजोरी है डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला कि भाइयों के साथ अनबन मतलब क्या हो गया।
तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो मेरे भाई हैं उनकी सोसाइटी में ही लड़की के चाचा ताऊ वगैरह रिश्तेदार रहते हैं, तो ऐसे ही उनका देखना दिखाना बात हुई होगी और रिश्ता तय हुआ। अब जैसे रिश्ता तय होता है तो होता है ना कुछ में कि भाई लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों को कुछ सामान वगैरह वार त्योहार पे भेजते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कोई ओकेजन पे उन्होंने सामान भेजा था लड़की वालों ने। अब पेशेंट जो है उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई ये सामान भेजा, इसे तो अगर कुछ और ऐसा दे देते तो ज्यादा ठीक रहता। ऐसे ही बस उन्होंने जस्ट कैजुअली बोल दिया, लेकिन इस बात को थोड़ा सा गलत वे में लिया गया और ये बात फैल गई कि भाई लड़के की माँ ने तो ऐसा बोला है तो ये तो डिमांडें हो रही है, लड़के वाले डिमांड करने लग गए हैं आजकल, ये है वो है, पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, अब आगे चल के क्या पता, क्योंकि रिश्तेदारी शुरू शुरू में थोड़े से नाजुक होते हैं, तो कि आगे चल के पता नहीं क्या होगा, तो ये चीजें थोड़ी बढ़ गई। अब ये बात जब पेशेंट के भाई को पता चली तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि ऐसे क्यों बोला तूने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मतलब तूने जो बोला उसको गलत तरीके से लिया गया। तो ये जो पेशेंट थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि ये तो कोई तरीका है, मैंने थोड़ा ना ऐसे बोला था, मैंने जस्ट कैजुअली बोला और तुम लोग इस तरह से मेरे को ब्लेम कर रहे हो, तुम मेरे पे डाल रहे हो कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ हुई तो तेरा नाम आएगा, हर चीज में आप मेरे पे ले आते हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये चीज को लेकर बहुत भड़क गई और उन्होंने गुस्से में अपने भाई को यहाँ तक बोल दिया कि अब तू सोच ले कि मैं मर गई तेरे लिए, ठीक है, मैं कर लूंगी अपने आप शादी। ये चीज बोल के और फिर बाय चांस उन्होंने फोन किया होगा भाई ने, वो भी उन्होंने नहीं उठाया। तो वो फोन तो नहीं उठाया और इस तरह से हुआ। फिर उन्होंने बोला कि पेशेंट ने ये सारी चीज मुझे पेशेंट बता रहा था कि इस तरह से भाई के साथ हुआ। फिर उन्होंने बोला कि मैम ये आज की बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ ये हो रहा है। पेशेंट का टोन भी ऐसा था, ये पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है मेरे साथ, सिंस बचपन से मेरे साथ होता है। अब देखो मेरा क्या है ना, हम 3 भाई बहन है, 2 भाई है, 1 मैं हूँ। अब उसमें से हमेशा मेरी माँ ने अपने मतलब मेरे भाइयों को ही प्रीफर, कुछ भी चाहिए तो भाइयों की सुनती थी, मेरी कभी सुनी नहीं, मेरा कभी माना नहीं, मुझे हमेशा अवॉइड किया, जो मुझे चाहिए कभी मुझे दिया ही नहीं, जैसे भाई लोग बोलते तैसे करते थे। और इवन हम बच्चे बच्चे थे तो जैसे भाइयों ने बोला उस हिसाब से ही उनको करा जाता था। और माफी भी अगर मांगनी तो मुझे ही मांगनी है, कुछ भी गलत हुआ तो तू ही गलत, तूने ही गलत किया, माफी भी मुझे मंगवाते थे। अगर कुछ अच्छा हो गया तो ठीक है, गलत का टोकरा कहीं भी होता था तो वो मुझ पे ही आ जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल अभागी हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा मतलब आपको ये लगता है कि वो लोग आपको समझते नहीं है ना, मतलब तो फिर आप बोल दो उनको, आप बोलते नहीं हो। तो पेशेंट ने बोला कि मैं बोल ही नहीं सकती डॉक्टर साहब, मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं बोलूंगी वो लोग समझेंगे ही नहीं, और रिश्ते मेरी कमजोरी है, उनके बिना मैं रह नहीं सकती, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पे उंगली उठाए, कि मेरे ऊपर मतलब उंगली उठाए। मैंने बोला ऐसा क्यों आपको लगता है कि आपके ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, जब मैंने गलती नहीं की तो क्यों मुझ पे ये लोग उंगली उठाते हैं, हर चीज में मेरा ही क्यों ब्लेम लाते हैं ये लोग, हर चीज मुझ पे ही क्यों आ जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सोसाइटी में हमें अच्छे से रहना चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी इज्जत खराब हो, ना मेरे ससुराल में ना मेरे मायके में। तो ये चीज उन्होंने मुझे बोली। फिर मैंने पूछा कि अब ये इंसिडेंस हो गया, उसके बाद आप इतना ये सब चीजें हुई, तो बीच में उनकी दोनों की हस्बैंड पेशेंट की और उनके भाई की बातचीत बंद थी। तो फिर मैंने जब ये सेकंड फॉलोअप आया था तब की बात है, तो उन्होंने फर्स्ट फॉलोअप जैसे दवाई के बाद का, पहली मेडिसिन मेरी फेल हुई थी और जब उसके बाद बात हुई तब उन्होंने क्रैक की है डॉक्टर राजेश सर ने, लास्ट में सर ने एकदम सिक्सर मारा है आते ही। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर राजेश सर और डॉक्टर सूर्या सर और डॉक्टर नमिता मैम, इन लोगों की डीडी में ही मेडिसिन थी। ठीक है, अब एनालिसिस करते हैं। मैंने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। चल, जो होता है अच्छा होता है। कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको बहुत सिंपल सा केस था, सब लोग ना इसमें रूब्रिक सबने ऑलमोस्ट सबको सही लिए थे, लेकिन थोड़ा सा ना पील पे गई मैं कि 2 रूब्रिक अगर हम इसमें लेते हैं, सिंपल 2 रूब्रिक, कि पेशेंट में सबने फील किया बहुत ज्यादा गुस्सा था, ठीक है, तो गुस्से से मैंने रूब्रिक लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, ठीक है, वो दिख ही रहा था कि पेशेंट में बहुत गुस्सा भरा है और उसने बाहर नहीं निकाल पा रही, तो एंगर सप्रेस्ड
और दूसरा रूब्रिक अगर हम ले, जो ये बोल रही थी कि हमेशा मेरे साथ ही गलत हो रहा है और होते आया है अभी तक, बचपन से लेके अभी तक मुझे ही हर बार माफी मांगनी पड़ती है, मुझे ही कल्प्रिट बनाया जाता है, तो दिस इज डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। अब अगर हम ये दो रूब्रिक भी लेते हैं तो हमारी टॉप पे मेडिसिन आती है लाइसिनम, ठीक है। उसके अलावा कार्सिनोसिन आती है, लेकिन हाउ ऑफ द पेशेंट मुझे कार्सिनोसिन जैसा नहीं लगा। कार्सिनोसिन बहुत माइल्ड होता है, पेशेंट की टोन आपने सुनी होगी कि कितना उसके अंदर गुस्सा था, यील्डिंग डिस्पोजिशन और सॉफ्ट माइल्डनेस और ये सब में कार्सिनोसिन है। तो जो जिस हिसाब से उसका एडेप्टेशन था, पेशेंट बोलता बहुत कुछ है लेकिन किस तरह से बोलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये दो रूब्रिक ले तो 3 मेडिसिन आती है, लाइसिन, कार्सिनोसिन और उल्माक्सी। उल्माक्सी तो रेयर मेडिसिन है, नहीं आती मुझे इतनी, तो कार्सिनोसिन मुझे लगी नहीं, सो मैंने इनको लाइसिनम दी। बट केस में बहुत सारे रूब्रिक है, हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। एक दूसरा रूब्रिक था इसमें, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड आफ्टर बीइंग सेक्सुअली। ये रूब्रिक भी सबने नोट किया कि इसको बचपन से ही इसको इनकी माँ ने, मतलब पेशेंट का ऐसा समझना है, सही है या नहीं वो हमें नहीं पता, बट पेशेंट को हमेशा लगा है कि मेरे भाइयों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया जबकि मुझे इग्नोर किया गया और मेरी बातों को नहीं समझते थे। अब एब्यूज सेक्सुअली मतलब लिटरल मीनिंग भी हम ले सकते हैं कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो भी हम यूज कर सकते हैं, या कहीं पे जहां जेंडर डिफरेंशिएशन किया जाता है मेल या फीमेल को, मेल फीमेल के आधार पे अगर इनजस्टिस होती है और उसका एब्यूज किया जाता है, एब्यूज मतलब गलत तरीके से उनको परेशान किया जाता है, तो वहां पे भी हम ले सकते हैं एलिमेंट्स आफ्टर एब्यूज बीइंग सेक्सुअली। उसका एक और रूब्रिक है जो इसमें लिखना मैं भूल गई, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग सेक्सुअली इन मैरिज। मैरिज में भी अगर हो, क्योंकि मैरिज में क्या होता है ना, हस्बैंड और वाइफ है जिनको लाइफ में साथ में जीना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनके साथ लाइफ जीनी है, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को समझना, है ना। बट अगर ये चीज नहीं होती है मैरिज में, अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पाती तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहां मैरिज है, जहां साथ में रहना, वहीं एक दूसरे को परेशान किया जाता है। तो सेक्सुअली इन मैरिज, अब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली इन मैरिज में भी लाइसिनम है। एक दूसरा रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इसे तो मर जाना अच्छा वाली फीलिंग, क्योंकि पेशेंट से मेरी 1.5 घंटे जैसी बात हुई है, तो मॉर्टिफिकेशन वाला एक फील, एक जगह उन्होंने ये कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी बताए थे कि जब वो बचपन में साथ में खेलते थे तो उन्हीं को पनिशमेंट दी जाती थी और इतनी बुरी तरीके से पनिशमेंट देते थे, तो ऐसा लगता था कि ये माँ बाप है, इससे तो मर जाना अच्छा। तो यहाँ पे मॉर्टिफिकेशन भी आ सकता है। फिर निग्लेक्टेड फील जो है वो भी सबको लग रहा था, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड। कुछ कुछ रूब्रिक है जो कंप्लीट में है तो उसमें से मैंने लिए हैं। फिर डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, वो उनको लगता था कि मुझे ही, अब जैसे जो इंसिडेंस उसके बाद भाई के साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने बोला, तो उन्होंने इंसल्ट ले लिया कि मैंने तो ऐसे ही बोला था, उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया, मतलब मेरी इंसल्ट हुई। तो बहुत सारी जगह पे उन्होंने इंसल्ट फील किया था, तो डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज। और बहुत मतलब कोर ऑफ द रूब्रिक, जहां पेशेंट का जो मैंने ऑडियो बेगिंग एंड ट्रीटिंग प्रे फॉर हिम एंड नॉट टू लीव हिम अलोन, मतलब उसको लगता है कि सबको वो बेग करता है कि मेरे लिए आप प्रे करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है। उसको अपने मालिक के साथ रहना है क्योंकि वो अपने मालिक पर डिपेंडेंट है, उसके बिना गुजारा नहीं है, तो वो उनको बोलता है कि आप मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज, मतलब हर चीज तरह से वो बेग करता है या प्रे करता है। प्रे हम उसको करते हैं जिसको हम लायक समझते हैं, जो अपने बड़े होते हैं, जो हमें कुछ देने के लिए लायक होते हैं, और बेग हम किसी के भी आगे कर सकते हैं। तो ये बेग भी करता है और प्रे भी करता है कि कुछ भी करो लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रेइंग अदर्स टू प्रे फॉर हिम बेग, ये रूब्रिक ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बार पेशेंट बोलते हैं ना ये कि
मैं तो कुछ कर नहीं सकती, देखो मैं हार गई हूँ, अब आप ही मेरे लिए दुआ करो कुछ तो ठीक हो जाए। या मुझे लगता है मैं तो सबको बोलती हूँ मेरे लिए कुछ तो करो, मेरे तो हार गई हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो हेल्पलेस फील करते हैं जब कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हो गई हूँ बिल्कुल, तो आप मेरे लिए कुछ प्रे करो। तो वो सबको बैक करता है कि भाई आप मेरे लिए प्रे करो, आप मेरे लिए प्रे करना, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे ये बीमारी से छुटकारा मिले या मुझे अपनी ये तकलीफ से छुटकारा मिले। तो इसलिए वो प्रेइंग अदर्स टू प्रे फॉर हिम बेग्स, ठीक है। फिर एक रूब्रिक जो मोरोस कन्वर्जिंग एमुलेशन, इसमें भी सिंगल लाइसिनम है, और ये रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग मुझे डॉक्टर महेश चंद्रा सर जी से मिली है। उन्होंने मुझे रूब्रिक, उनसे मैंने रूब्रिक को समझना करना सिखाया। ये पेशेंट में क्या हुआ था ना, जब ये पेशेंट को मैंने दवाई बताई थी कि आप ये ले लेना, फिर उसको लेने के 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद ही उसने मुझे फोन किया कि मैम मुझे ना आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, दवाई का मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने अपनी बात किसी को बोली। अभी तक मैं कभी किसी को बोल ही नहीं पाई ये बात, ठीक है। मुझे आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, किसी ने मुझे सुना ही नहीं, है ना। क्योंकि ये पेशेंट चाहता है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे, लेकिन इसको इसको समझा ही नहीं जाता। और इसमें क्या है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जेशन नहीं है, कन्वर्जेशन। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। अब मुझे कोई भी क्वेरी है या कुछ है तो आप बताओ, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैम रिप्रोचिंग आदर में क्यों नहीं है लाइसेंस? मैं उधर ही सॉरी, फंस गया। रिप्रोचिंग आदर रिप्रोचिंग में अदर्स, क्यों नहीं है बोला? हाँ, उसमें नहीं सर है। रिप्रोचिंग क्या होता है ना, ये एक्चुअली अगर मेन तो इसका जो इसने बोला ना कि मेरे खून चूसने वाले, मेरे खून पीने वाले, तो वहां पे मैं सर टॉर्मेंट पे पहुंची थी कि ये बहुत परेशान। रिप्रोच क्या होता है ना कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, और दूसरा सर क्या था ना कि ये अदर्स, मतलब अदर्स में क्या होता है कि सब लोग आ गए, लेकिन इन्होंने मुझे क्या बोला, फॉलो अप जो मैंने शेयर किया उसमें भी यही उन्होंने बोला है कि मेरे ससुराल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मायके में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मायके में भी बड़ा भाई तो कुछ नहीं कहता, छोटा भाई और मेरी माँ, मतलब उनको अपने छोटे भाई और माँ से, जो लाइसिनम का क्या होता है, जिससे बहुत अटैच होता है, जिसको सब किसी स्पेसिफिक जो अपने फैमिलियर है उन्हीं से उसको दिक्कत होती है, अपने ही रिश्तेदार जिनके साथ वो रह रहा है, जिनसे वो जुड़ा हुआ, उन्हीं से उसको तकलीफ होती है। तो यहाँ मुझे ये लगा ना कि सर वो सबको रिप्रोच नहीं कर रही थी, उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा कुछ फॉलो अप अगर आपने सुना हो जो मैंने शेयर किया है, मुझे और पहले ऐसा कुछ था भी नहीं और किसी और की इसने बात ही नहीं की है, किसी की बात नहीं की कि ये लोग ऐसे वो लोग ऐसे, इसने सिर्फ अपने भाई और अपने माँ के बारे में बहुत बोला है कि उन लोगों ने मुझे नहीं समझा, वो लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, मुझे माफी मंगवाते हैं। तो वो जो चीज जो भी इनके साथ हो रही थी वो फैमिली फैमिली का ही था, तो इसलिए सर मैंने रिप्रोचिंग अदर्स नहीं सोचा। ओके, थैंक यू। सकते मतलब वो बार मैं बार वही सोच रही थी कि किसी ने पूछा क्यों नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चाहिए सोशल पोजीशन के बारे में वो बहुत कंसर्न मैम पीपीटी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जरूर, हाँ बोलिए प्रेमिला मैम, बोलिए। नहीं वही कि बार बार वो स्टेफी से डीडी ना, कंसर्न, उंगली नहीं उठानी चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए, मैं वो इससे बहुत हाँ डरती हूँ, कंसर्न होती है। और सब स्टैफी के ही मतलब बहुत कुछ हमको फील आ रहा था ना, तो हम स्टैफी पे चले गए। तो प्लीज आप बहुत डीडी।
अगर मैम इसमें इसीलिए मैंने 2-3 बार उसमें डाला कि आप ना पेशेंट का एडेप्टेशन देखो। स्टेफी आप सोचो, अगर स्टेफी अगर होता, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन वाला बंदा होता, माइल्ड यील्डिंग वाला, नेवर एंग्री नेवर वाला बंदा अगर होता, तो ये सेंटेंस वो बोलता कि खून चूसने वाले मेरे रिश्तेदार में कहाँ जाके सिर फोड़ लूं, ये सारी चीजें वो स्टेफी बोलता? स्टेफी कैसा होता है? और बात आप देखो, जो झगड़ा जो हुआ, आप सोचो कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई इसकी जगह ये देना था और बात चलो बढ़ गई, ठीक है? तो वो अपने भाई को उन्होंने बोला कि तू ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो बोल देते हाँ ठीक है, अब बात का क्यों बढ़ाना, चलो ठीक है अगली बार आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि भाई ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ आप दिल पे मत लो, कच्चे होते ना रिश्ते, तो वो ऐसे ही बोल देते कि हाँ ठीक है। लेकिन उसको भी इन्होंने अपने पे ले लिया कि मेरी इंसल्ट की, मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे पे ही उंगली उठाते, अगर रिश्ते में कुछ गड़बड़, अगर बाई चांस कुछ हो जाता तो सारे ब्लेम मुझे पे ही डालेंगे। तो ये जो अंदर जो गुस्सा होता है ना, स्टेफी का गुस्सा जो होता है ना, स्टेफी भी बहुत गुस्से वाला है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन स्टेफी का जो गुस्सा होता है ना, वो डिग्निटी पे आता है ना, तब होता है। और उसका जो बोलने का तरीका होता है, और ये पेशेंट का जो बोलने का तरीका था मैडम, वहीं पे मैंने स्टेफी बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि इनका जो एकदम फास्ट बोले जा रही थी, दम 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 दम, जो उनका टोन था ना, अब उनके अंदर बहुत भरा हुआ था। एंगर सप्रेस में भी स्टेफी है, और उन्होंने बोला कि चलो हाँ सोशल पोजीशन, मुझ पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, लेकिन स्टेफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एम्बिशियस, है ना? उसका एम्बिशन भी बहुत हाई रहता है कि मुझे कुछ अचीव करना है, सोशल पोजीशन बनानी है। तो अगर स्टेफी होता तो पहली बात तो वही जो छोटी सी बात पे इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि मैं मर गई। स्टेफी नहीं बोलता इतनी सी बात पे, अगर कोई इज्जत पे बात आती तो बोलता, इज्जत पे बात नहीं आई थी, बात इतनी सी थी कि उन्होंने कुछ और बोल दिया कि इसकी जगह और दे देते, तो उनको वही खत्म कर देते कि हाँ ठीक है चलो हो गया, अब अगली बार आएंगे बात कर लेंगे, फोन पे बात कर ली, बात समझ जाती। तो ये जो टोन था उसका, या उनका एम्बिशन वाला पार्ट, जो उनका हाउ था, उस पे से कि पेशेंट बोलता है ऐसे, कितनी बार हमें पेशेंट बोलता है मुझे कोई समझता ही नहीं है, लेकिन अगर हम सारे पेशेंट में मिसअंडरस्टूड ले लेते हैं तो फिर फंस जाते हैं, अगर वर्ड्स पे हम जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो जो भी हमें लगता है उसका पूरा फील हमें देखना पड़ता है कि हाँ ये चीज इसके साथ बहुत है। मुझे भी लगा सोशल पोजीशन ये रूब्रिक में, क्योंकि टॉर्मेंट पे मैं आ गई थी ना, तो मुझे लगा कि मैंने पेशेंट को भी बोल दिया था कि मैं 100% श्योर हूँ, मेडिसिन भेजने से पहले मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 100% श्योर हूँ कि आप यही मेडिसिन से आप ठीक होंगे, क्योंकि वो फील जो होती है ना, अगर सोशल पोजीशन पे और उस पे हम सोचे तो हमें लग सकती है कि ये वैसी स्टेफी या कोई और होगी, बट इनका मेन था जो गुस्सा था, उस पे से मैंने उनको ये दिया था। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, कितने कॉन्फिडेंट हो आप, बहुत अच्छा। टॉर्मेंटेड वो लगा था, इसलिए वो चाइना लगा था। हाँ मुझे लगा कि अब कोई आएगा, लेकिन वो फिर गोल घूम गए सब लोग कि चाइना से भी टॉर्मेंट फील था। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा शंकरन सर की बुक में से मैंने पढ़ा था, तो मैं बता देती हूँ कि टॉर्मेंट में ना चाइना और लाइसिनम दोनों है, लेकिन जब हमें अगर टॉर्मेंट लगता है ना, तो चाइना का जो टॉर्मेंट है ना, वो थोड़ा सा ड्यूरेशन उसका लंबा होता है, वो इतना एक्यूट नहीं होता, वो परसिक्यूटेड में है, फिर उसको लगता है कि मुझे हिंडर्ड किया जा रहा है, और उसका चाइना का कैसा है ना कि बैठे बैठे सपने बड़े बड़े, करना इतना है नहीं उसको, और फिर वो बैठे बैठे सोचता है कि मुझे इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, मुझे ये परेशान, तो वो जो टॉर्मेंट होता है ना, वो बहुत लंबा, उसको ड्यूरेशन उसका बहुत लंबा होता है, उसका सडन वाला फील नहीं होता है, जबकि लाइसिनम का ना एकदम सडन वायलेंट वाला रिएक्शन जो होता है वो चाइना में नहीं होता है। हिंडर्ड फीलिंग जो है वो चाइना में है, लाइसिनम में नहीं है। और चाइना जो होता है ना, वो बाहर वालों से कि भाई इसने सिचुएशन, छोटी मोटी चीजें चाइना को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि वो एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाता, तो छोटी मोटी बाहर की चीजों को वो ब्लेम करता है। लेकिन लाइसिनम जो है ना, वो अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही आसपास के लोगों से ज्यादातर टॉर्मेंट होता है कि मेरे ही रिश्तेदार है, मेरे ही पास वाले हैं, और वही लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं, वहां पे वो टॉर्मेंट होता है। और दूसरा रिपेंट भी करता है, लाइसिनम जो है उसको रहना उन्हीं के साथ है, तो वो रिपेंटेंस में भी है, टॉर्मेंट एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस में है,
जबकि चाइना का रिपेंटेंस नहीं है, वो इरिटेबिलिटी इतनी दिखाता रहता है, वो किसी के साथ चिट चलती रहती है उसकी कि मुझे अचीव नहीं करने देते, मुझे हिंडर कर रहे हैं। तो ऐसे चाइना और लाइसिनम थोड़े से अलग है। HSH ग्रुप की एक जो अलग बात मैं बताऊं कि हमारे मेंटर्स हमारे इतने अच्छे केस प्रेजेंट करने वाले हैं कि हमें बीच में मिडिल सम नहीं बनना पड़ता, बनते ही नहीं हम लोग। इतने अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं, इतना अच्छा उनका कॉन्फिडेंस होता है कि आगे कोई क्वेश्चन उठते नहीं है, रेयर कोई क्वेश्चन उठते हैं। और चंद्रा सर से हम लोगों ने बहुत अच्छे से लाइसेंस सीखी है और वाकई नहीं भूल सकती, उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को पढ़ाया है। और सर के लिए तो जितना ग्रेटिट्यूड दे उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हमारे सीनियर्स, बहुत सारे सीनियर्स है जिन्होंने अपना सालों का एक्सपीरियंस हमें ऐसे ही दे दिया है और जिससे हम कुछ सीख पा रहे हैं। कलीग्स है हमारे जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ग्रुप के मेंबर्स है, सब लोग हमें इतना कुछ सिखाते हैं, तो सबसे ही सीखते हैं। मतलब सबके लिए ग्रेटिट्यूड, जिसने सबने पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे, सबने एनालिसिस भी डाले। और अगेन सारे मेंबर्स को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग। थैंक यू एवरीवन पेशेंस लिसनिंग। और थैंक यू दीदी।